जी अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को हमारी तरफ से वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस किस नेचर के हैं और उनकी जो फंडामेंटल कॉजेज़ हैं वो क्या है और इनको हमने रिजॉल्व कैसे करना है, इसको वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये एक ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी आउटलाइंस में मैंने ड्रॉ की हैं। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम देखें तो सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के जो उनकी नेचर देखने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों है, कैसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो सबसे पहले जो मैनिफेस्टेशन तो हमको मिलती है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली आपको एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र नहीं आती। ठीक है, पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें 1947 टिल डेट, तो आपको नज़र आता है कि there are periods of growth and then there are period of stagnation or periods of shrinking. आपको कुछ periods मिलेंगे फॉर एग्जांपल अर्ली जो है अयूब खान के दूरा जो था दौर, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्रेस होती नज़र आती है, डेवलपमेंट होती हुई नज़र आती है और इकॉनमी जो है वो काफ़ी हद तक एक्सपेंड हुई। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर कुछ पीरियड्स आए जिस तरह 1970s के दौरान जहाँ पे इकॉनमी जो है वो स्टैगनेट हुई या श्रिंक होती नज़र आई। इस तरह 1980s के अंदर ग्रोथ थी, 1990s जो है वो अगेन इकॉनमी जो है वो इतनी ज़्यादा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं अचीव कर पाई। तो अगेन मुशर्रफ दौर के अंदर भी हम देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें होती नज़र आती है। जब भी जो पोस्ट मुशर्रफ एरा के अंदर देखें तो कहीं भी हमको बहुत स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र आएगी, कहीं पे जो है हाई पीरियड्स आ जाएंगे, मतलब 5 और 6% आपको नज़र आती है और कहीं पे 2% 1% बहुत नीचे चली जाती है। तो एक जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो हमें होती हुई नज़र नहीं आती। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का होता है कि आपकी कांस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जांपल जिस तरह चाइना के अंदर हम बात करते हैं 1980s से लेके जो है ना इवन इन टिल डेट उन्होंने एक कांस्टेंट रेट के साथ ग्रो किया। ठीक है, जो 90s 80s 90s 90s तक जो थी उनकी, इवन अर्ली जो 21st सेंचुरी उसके अंदर भी उनकी इकॉनमी 10% के साथ ग्रो करती हुई नज़र आई है हमें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि इकॉनमी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही हो अबव 5% फॉर मोर देन 10 years। तो इस तरह के एक ये बहुत बड़ी रीज़न है कि जब इस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती सस्टेनेबल, तो फिर इकॉनमी के अंदर बहुत से मसले मसाइल आते हैं जो हम बाद में देखते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा आपको जो इशू नज़र आता है पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर वो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के पास जो स्पेंडिंग्स हैं और जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू कहाँ से आता है? जो टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, जितने भी टैक्सेस होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या चाहे वो कस्टम ड्यूटीज़ हो या जितने ओवरऑल जो है ना सेल्स टैक्स हो, ठीक है ना, जीएसटी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो जितने भी किस्म के टैक्सेस होते हैं उनको मिला के गवर्नमेंट के पास एक रेवेन्यू कलेक्ट होता है। और जब रेवेन्यू कलेक्ट होता है तब ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं जहाँ पर वो स्पेंडिंग्स करती है गवर्नमेंट ने। सूबों को पैसा देना होता है, हेल्थ के ऊपर लगाना होता है, डिफेंस के ऊपर लगाना होता है। ठीक है, जो डेट लिया होता है उसकी डेट सर्विसिंग करनी होती है। तो बहुत से रेवेन्यू होते हैं, ठीक है, उनको मिला के हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू और जो हैं हमारे कह लें जो एक्सपेंडिचर, उनके दरमियान जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। तो पाकिस्तान के अंदर फिस्कल डेफिसिट हम अभी भी देखें, जो 2020 का बजट था उसके अंदर आई थिंक अराउंड 9% ऑफ द जीडीपी वो हमारा फिजिकल डेफिसिट था। तो फिजिकल डेफिसिट का ये स्टोरी रही है, ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में मतलब रही है, काफ़ी अर्सा से रही है। उसकी वजह यही रही है कि हम टैक्स कलेक्शन हम अपनी इतनी इन्हांस नहीं कर पाए कि वो अपने जो एक्सपेंडिचर से उनको फाइनेंस कर पाते। ठीक है, तो जब ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो दूसरी जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट उनके अंदर इन्वेस्ट कर सके और ओवरऑल डेवलपमेंट को इन्हांस कर पाए। तो फिजिकल डेफिसिट को देखते हैं, अभी भी है, पास्ट में भी था। इस तरह करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है ये तो कह लें बहुत देर से 1960s से इमर्ज होना स्टार्ट हुआ। बहुत स्टार्ट में आल दो कम था, लेकिन अगर हम कंटेम्प्रेरी देखें टाइम्स के अंदर तो हमारा फिजिकल करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये बहुत ज़्यादा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि आप
कि जो एक होता है आपका ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि आपकी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो गैप है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, अगर आपकी हम देखें तो हमारे इंपोर्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है। 2018 के अंदर आई थिंक ये मोर देन था 37 बिलियन डॉलर। 2018 में पीक पे पहुंच गया था ये। 2018 के बाद कम होना स्टार्ट हुआ, लेकिन 2018 में ये पाकिस्तान का जो है ना हिस्ट्री का पीक पे था। 37 बिलियन डॉलर तक था। उसमें 57 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स थी और 20 बिलियन डॉलर की हमारी जो एक्सपोर्ट थी। तो वो था, और वो एक बहुत बड़ी रीज़न है ये जो है ना करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर। करंट अकाउंट डेफिसिट में फिर बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं कि जो आपकी रिमिटेंसेज आ रही हैं बाहर के कंट्रीज से, जो भेज रहे हैं लोग आपके, ठीक है, जो जो आपका डायस्पोरा है, ठीक है ना, बाकी मिडल ईस्ट के अंदर ये रिमिटेंसेज आ जाती हैं, जो इन हो रहा है, जो आउट हो रहा है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट इन हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट आउट हो रही है, तो उनको मिला के ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है पाकिस्तान का ऑब्वियसली, और अब भी है। और इसके भी बड़े नुकसान होते हैं। जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होता है तो आप के ऊपर लिमिटेशंस लग जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स नहीं कर पाते। बहुत सी चीज़ें हो सकता है आपकी इंपोर्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आप उनको मजबूरी होती है, आप इंपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि फाइनेंस करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता। और उस पैसे को लोन लेने के लिए आईएमएफ के पास जाते हैं, तो आईएमएफ आपके ऊपर कंडीशंस लगाती है कि ये कंडीशंस आपको फुलफिल करना होंगी, ठीक है। और एक इन्फ्लेशन रेट चौथा जो मैनिफेस्टेशन इसकी आ जाती है, वो ये कि पाकिस्तान का ऑब्वियसली मैनिफेस्ट इन्फ्लेशन जो है ना, सॉरी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी भी हम देखें तो मोर देन आई थिंक ये 10% डबल फिगर्स के अंदर रहा है। इन्फ्लेशन रेट ऑब्वियसली जब ज़्यादा होता है तो पब्लिक को जो सारी गुड्स होती हैं वो हाई रेट्स पे परचेज करना पड़ रही होती हैं, महंगी हो रही होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा चौथी मैनिफेस्टेशन होगी पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, ठीक है। उसके अगर हम देखें कि जेनेरिक जो काजेज़ उनकी रही हैं, ठीक है, कि क्यों है ऐसा, ठीक है। एक तो इसका हम हिस्टोरिकल फैक्टर देखेंगे, हिस्टोरिकली हमने क्या क्या इश्यूज फेस किए हैं, और एक जो हैं ओवरऑल जो है ना क्या लें हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो इश्यूज हैं उनको देखें। तो ऑब्वियसली जब देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ओवरऑल हम वीक इकॉनमी की बात करते हैं, तो हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की भी बात करनी होगी। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्यों कि अगर आपने वाई नेशंस फिल पढ़ी हो, ठीक है, वाई नेशन फिल्स एक बुक है, तो उसके अंदर जो जो उसका क्रक्स है वो यही है कि जो आपकी इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। अगर आपके इंस्टीट्यूशंस एक स्पेसिफिक क्लास के इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, तो आपकी जो है पब्लिक, जो ओवरऑल ब्रॉडर क्या इंटरेस्ट होती है पब्लिक की, उसको सर्व नहीं होता, और एक क्लास की सर्व को किया जा रहा होता है सर्व, और वो एक किस्म के जो है ना करप्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में होता है। और अगर हम बात करें कि जब इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ओवरऑल पब्लिक ओरिएंटेड होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को कर रहे होते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर कंट्रीज ग्रो करते हैं। उसकी एग्जांपल में फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की देखें तो 20 जो जब ये इंडिपेंडेंट हुए हैं दोनों कंट्रीज एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं 1950s के अंदर, तो नॉर्थ कोरिया की इकॉनमी जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी साउथ कोरिया की इकॉनमी से। लेकिन साउथ कोरिया के अंदर क्या था कि उनके अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए, लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर अथॉरिटेरियनिज्म था, ठीक है ना, एक क्लास के इंटरेस्ट को सर्व कर रहे थे, और बड़े वीक इंस्टीट्यूशन थे। तो लिहाजा आज आपके सामने है कि नॉर्थ कोरिया कहाँ पे और साउथ कोरिया कहाँ पे। नॉर्थ कोरिया आज भी जो है वो एक कह लेंगे डेवलपिंग में भी नहीं आता, अंडर डेवलप्ड कंट्री, और साउथ कोरिया डेवलप्ड कंट्री हो चुका है। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जो सिग्निफिकेंस है उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये। तो पाकिस्तान के अंदर जो पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनका हमें पता ही है कि हमेशा से पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है सिंस द इंसेप्शन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। सिंस 90s 50s के अंदर आप देख लें किस तरह के इंस्टीट्यूशन हमारे पास थे, और आगे भी जो है ना अभी भी जो पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए, बीच में इंटरवेंशन रहा है मिलिट्री रजीम्स का। तो उसी से फिर एक जो चीज़ फॉलो करती है विच जब पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रही, तो इनकन्सिस्टेंट हमारी पॉलिसीज भी रही हैं, ठीक है। 1960s के अंदर अयूब खान के दरम्यान में और तरह की
पॉलिसीज़ को फॉलो किया गया, ठीक है। मार्केट ओरिएंटेड थी, प्राइवेट सेक्टर को जो है ना फोर फ्रंट पे लाया गया और उसके थ्रू जो है ग्रोथ कराएगी। लेकिन 1970s के अंदर देखें तो जो पूरा वो मैकेनिज्म, जो पूरा प्रीवियस पॉलिसी थी उनको डिटेल किया गया और एक डिफरेंट जो स्टेट कंट्रोल्ड एक मैकेनिज्म था, जो स्टेट कंट्रोल्ड मॉडल था, उसको अप्लाई करने की कोशिश की भुट्टो साहब ने, सोशलिज्म जो था, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर ज़िया के दौर में फिर डिफरेंट रहा। 1990s थी, वो भी बड़ी, कोई गवर्नमेंट आ रही है कोई जा रही है, ठीक है। तो पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट कभी भी नहीं रही, कि ऐसा नहीं हुआ कि जो है एक कॉन्स्टेंटली हमने पॉलिसीज़ को अप्लाई किया हो। जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी पॉलिसी लेके आती है, प्रीवियस जो गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसी को साइड पर रखती है। तो एक बहुत बड़ा इशू जो हमने बात की थी कि ये हमारे पास फिजिकल डेफिसिट में रेवेन्यूज़ नहीं है और ये इशूज़ हैं, तो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ये होता है कि आपके पास एक डायरेक्ट टैक्सेशन होती है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है। डायरेक्ट टैक्स इस तरह होता है कि आप जो है ना डायरेक्ट टैक्सेशन ये होती है कि आप उनसे जो है ना वो जीएसटी और ये सारी चीज़ें हैं ना, जनरल सेल्स टैक्स वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें आप लगा के ना, सॉरी, डायरेक्ट टैक्सेशन ये होती है कि आप उसके जो इनकम टैक्स होती है ना, वो प्रोग्रेसिव सिस्टम लेके आते हैं, जिसकी इतनी जितनी अर्निंग है उसके अकॉर्डिंगली आप स्लैब्स बनाते हैं और जो है ना वो उस तरह की टैक्सेशन लगाई जाती है। और जो जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है, जो हम ये गुड्स वगैरह बाय कर रहे होते हैं, जितनी भी प्रोडक्ट ये सर्विसेज, इनके ऊपर हमें जीएसटी फॉर एग्जांपल देना पड़ता है 17%। तो वो चाहे अमीर है गरीब है, वो अगर चीनी खरीद रहा है या कुछ खरीद रहा है तो वो सब के लिए सेम है, ठीक है। जितना टैक्स मैंने देना है उतना आपने देना है, उतना ही 1,000 रुपये या 500 रुपये दिहाड़ी वाले ने देना है, और उतना ही जो बंदा 1 करोड़ कमा रहा है उसने देना है। तो लिहाजा एक वो इशू भी पाकिस्तान के अंदर रहा है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक तो नहीं हुई, ठीक है। दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाया नहीं गया। बहुत सी टैक्स इवेजन आज भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग हैं जो टैक्स, हमारा सिस्टम इतना वीक रहा है कि हम उन जो है ना टैक्स जो इवेडर्स हैं उनको उसके अंदर ला ही नहीं सके, ठीक है। वो इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस रही हैं, चाहे वो एफबीआर के अंदर हों या हमारे बाकी इंस्टीट्यूशन के अंदर, करप्शन वगैरह कह लें, और क्योंकि वो या अपनी इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी कह लें कि हमने जो है ना इतनी इस तरह की पॉलिसीज़ को हम परसू नहीं कर पाए कि हम उन सब लोगों को टैक्सेशन के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हो गई इश्यूज़, कुछ बेसिक इश्यूज़ है। इन्हीं से फिर कुछ और इश्यूज़ फॉर एग्जाम्पल जन्म लेते हैं, जिस तरह हो गया कि फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं होते गवर्नमेंट के पास। ऑब्वियसली जब ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं होगी, ठीक है ना, तो क्या होगा कि रेवेन्यूज़ के अंदर डेफिसिट आएगा, रेवेन्यूज़ आपके पास कम होंगे, गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज इतने नहीं होते। जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं होते तो वो ऑब्वियसली इन्वेस्ट नहीं कर पाती, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एजुकेशन का आपको पता है कि एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कितनी डायर नीड है कि हम पाकिस्तान एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करें। अब इसलिए एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उसके हमें रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है ना, आफ्टर सम पीरियड, आफ्टर सम टाइम पीरियड, ठीक है ना। आज इन्वेस्ट करते हैं 10 साल बाद रिटर्न्स होंगे, टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट आएगी, इनोवेशन आएगी, ठीक है, हायर एजुकेशन इम्प्रूव होगी। लेकिन गवर्नमेंट के पास वो एक विशियस सर्कल्स हो गया ना कि यहाँ पे टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट फिर नहीं लगा पाती, और इस वजह से फिर सिस्टम चलता ही रहता है, विशियस साइकिल चलता रहता है। तो वही जब वो टैक्स की कमी है, लगा भी नहीं पा रही, और जब डेट ज़्यादा बढ़ रहा है आपका, ठीक है ना, तो डेट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, फिर अभी आपको डेट सर्विसिंग देनी पड़ती है। अब डेट जो आपने लोन लिया होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें जो 2019 और 2020 का डेट था, उसके अंदर आई थिंक मोर देन 2500 बिलियन तो आपका जा रहा था डेट सर्विसिंग की तरफ, ठीक है। इतना पैसा आपने सिर्फ डेट सर्विसिंग की तरफ दे दिया, तो पीछे आपका बजट इतना नहीं बचता, गवर्नमेंट के पास इतनी फिजिकल स्पेस नहीं बचती कि वो कहीं और पे इन्वेस्ट कर पाए और इस तरह के अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम कर पाए। तो इस तरह के इश्यूज़ हो गए, ठीक है। वही वही सेम बात आ गई कि जब उधर उनके पास पैसा नहीं है तो फिर अब सोशल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करें। सोशल सेक्टर क्या है, आप हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करें, एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करें, स्किल बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करें, तो ये इश्यूज़ आ गए, ठीक है। तो कुछ और इस तरह के इश्यूज़ भी हम देखें, फॉर प्रॉपर प्लानिंग नहीं, जिस तरह एनर्जी क्राइसिस की, इसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं। ड्यूरिंग 1990s और अर्ली 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी के अंदर हमने एनर्जी
प्लानिंग इस तरह नहीं की, हमें वार्निंग्स मिल रही थी एनर्जी के अंदर, हमने इतनी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, फिर उसकी हमें बाद में इफ़ेक्ट्स मिलना स्टार्ट हुए जब ऑब्वियसली एनर्जी क्राइसिस आया। जब एनर्जी क्राइसिस से हुआ था, पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, तो इस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस फिर आए। तो ये एक किस्म की प्लानिंग के इश्यूज भी रहे हैं। जिस तरह अब फॉर एग्जाम्पल वाटर क्राइसिस हमारे ऊपर मंडला रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी कोई प्रॉपर हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे। तो कुछ और इश्यूज, वो डीप रूटेड करप्शन आ गई। करप्शन ऑब्वियसली हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा है। जब करप्शन ज़्यादा होती है तो इससे फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो बाहर की कंट्रीज़ भी जो है ना, जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड नहीं होते, देखते हैं कि इस ओवरऑल इनका क्या लेवल है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज्म है, ठीक है ना, जो ईज़ ऑफ उसकी वजह से भी आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होती। ठीक है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो कम होती रहती है। ठीक है, और इसके अलावा टेररिज्म वगैरह भी हो गया। ठीक है, टेररिज्म ने भी ओबियसली जो पास्ट के अंदर हम देखें तो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया है हमारी इकानमी को। और फिर ओवरऑल वही आगे की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। अगर हम देखें बाकी कंट्रीज़ के अंदर तो उनकी एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होती हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है ना, आईटी की प्रोडक्ट्स हो गई और इस तरह की आईटी की सर्विसेज हो गई, या जितनी भी एडवांस प्रोडक्ट्स होती हैं उनके थ्रू वो चला रहे होते हैं। लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या चीज़ है, ये फूड हो गया। ठीक है ना, फूड हो गया, फ्रूट, ये सारी चीज़ें बड़ी जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स जिनको कहा जाता है, हम वो चीज़ें बेच के बेसिकली ना है ना, हमारी एक्सपोर्ट इतनी कंपेटिटिव नहीं है कि वो कम्पीट कर पाए हैं बाहर के लेवल पे। और टेक्नोलॉजिकल तो मतलब है ही नहीं, इतनी एडवांसमेंट नहीं है कि हम जो एडवांस्ड प्रोडक्ट्स बाहर को एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो कंसिक्वेंसेज में देख लेते हैं कि जब ऑब्वियसली इकनॉमिक ग्रेजुएशन क्या होता है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क के अंदर। ठीक है, और पोअर स्टैंडर्ड है सर्विसेज का, जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, या चाहे वो किसी भी बाकी सर्विसेज हों। ठीक है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली फिर आपको सर्विसेज नहीं मिलती, क्योंकि इकनॉमिक क्राइसिस होती है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जब इकनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही होती तो ऑब्वियसली फिर न्यू जॉब्स नहीं क्रिएट हो पा रही होती। जब इकनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है तो जो सर्कुलेशन होती है ना, सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो जब सर्कुलेशन जब ग्रो नहीं कर पा रही, इकॉनमी स्टैगनेंट हुई है, तो ऑब्वियसली फिर सर्कुलेशन भी रुक जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें उससे जो जुड़ी हुई हैं। तो वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है, कैसे हम सस्टेनेबल ग्रोथ लेंगे, तो उसके लिए हमें अपने ऑब्वियसली एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होंगी। ठीक है, उसके अंदर हमें टैक्स रिफॉर्म्स लेके आनी होंगी। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स, हमने अपनी जो टैक्स कलेक्शन है उसको इनहेंस करना है, उसको एक जो है ना रोबस्ट किस्म का एक टैक्स रजीम लेके आना है। ठीक है, ताकि जो है ना, जो ये टैक्स इवेडर्स हैं, जो टैक्स पे नहीं करते, उनको टैक्स नेट के अंदर लाया जाए। क्योंकि कुछ पॉलिसीज़, न्यू पॉलिसीज़ लेके आई भी थी ये जो करंट गवर्नमेंट है इमरान खान की, लेकिन अभी तक जब प्रीवियस जो 2 इयर्स के तो देखें तो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पाए, टारगेट्स काफ़ी हद तक मिस हुए इनके। ठीक है, तो टैक्स रिफॉर्म्स लेके आनी है ताकि उनको किया जाए। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करना है, एक्सपोर्ट जो है हमारी वो कंपेटिटिव बनाना है, एक्सपोर्ट्स की जो है ना डाइवर्सिफाई करना है, अपनी बाहर की एक्सटर्नल मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करना है, और एक्सपोर्ट की ओवरऑल जो है ना नेचर को चेंज करना है, कि हम पाकिस्तान के अंदर इस तरह की इंडस्ट्री वगैरह लगाया जाए कि हम जो है ना टेक्नोलॉजिकली और एडवांस्ड किस्म की एक्सपोर्ट बाहर कर पाएँ, बजाय इसके कि हम जो फूड वगैरह कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस को ऑब्वियसली बेहतर करना है कि ओवरऑल अगर हम इन द लॉन्ग रन एक कह लें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं। शॉर्ट टर्म्स में तो इस तरह की आ जाती हैं कि आपने थोड़ी बहुत टैक्स को इम्प्रूव कर लिया, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट को इम्प्रूव कर लिया, और 5 साल के लिए अपनी इकॉनमी चला ली। लेकिन जब हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली अपने इंस्टीट्यूशन वगैरह को भी स्ट्रेंथन करना होगा। तो इसी तरह वही टैक्स कलेक्शन के लिए बढ़ाने के लिए एक अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को हमने जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारी बहुत सी इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है, जो इनफॉर्मल इकॉनमी है हमारी। ठीक है, ठीक है, इसको इम्प्रूव करना है, इसको टैक्स नेट के अंदर लेके आना है। ठीक है, इसको डॉक्यूमेंट करना है, ऑफिशियल मतलब रजिस्टर्ड हो, ताकि हम जितनी भी उनकी ट्रांजैक्शन वगैरह होती हैं उसके थ्रू टैक्स वगैरह टैक्स पेयर बने और टैक्स कलेक्शन हमारी बढ़े। ठीक है, वही टैक्सेशन रजीम को जो है इम्प्रूव करना है।
तो इन लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली आपको जो लॉन्ग टर्म गेन्स चाहते हैं आप उसके लिए अभी आपको सोशल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना होगा, हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन के अंदर, टेक्नोलॉजिकल जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो देना है, और करंट अगर हम देखें डिजिटल स्किल्स वगैरह इंपार्ट करनी है, इस तरह की प्रोग्राम्स लेके आने जो मॉडर्न स्किल्स दें, डिजिटल स्किलिंग वगैरह है ये करनी है, विमेंस को एम्पावर करना है, हायर एजुकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी है, इसके अंदर इनोवेशन लेके आनी है, रिसर्च लेके आनी है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप सजेशन वगैरह दे सकते हैं। करंट टाइम में देखें तो जो सी पैक वगैरह है उसके थ्रू हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, चाइना से हम इस तरह कह सकते हैं, इस तरह की जो चाइना का सी पैक का जो सेकंड फेज़ आ रहा है जिसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे, उसकी हम बात कर सकते हैं। उसके अंदर इस तरह की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाई जाए कि हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इस तरह अपनी एक्सपोर्ट को कंपेटिटिव बनाना है। बाकी ये कुछ लिखी हुई हैं, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ऑब्वियसली हम लेके आ सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। तो ये ओवरऑल कुछ सजेशन हैं जो कि करप्शन वगैरह को कम करनी है और ओवरऑल जो इनएफिशिएंसी उनको हमने इम्प्रूव करना है। तो ये कुछ इश्यूज थे, ठीक है। हमारी इकॉनमी के अंदर इश्यूज क्या हैं, काजेज़ क्या हैं उनकी, और कैसे जो है ना वे फॉरवर्ड दिया जा सकता है। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी और अपना जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।